Hello everyone, welcome to our channel Upgrade Education. I am Lalit. In this video, I am going to explain the topic Indian Civilization and Culture, written by Mahatma Gandhi. This is the third part on this topic. In this video, I'll explain the paragraphs from 1 to 4. If you want to watch the previous parts on this topic, you can find the link in the description. Indian Civilization and Culture बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इंग्लिश स्पोकन की बात करें या किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब की, हर जगह इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इंटरव्यू में इस टॉपिक पर कुछ अंग्रेजी में बोलने या लिखने को दिया जाता है, इसलिए स्पोकन में प्रैक्टिस के लिए कई बार यह टॉपिक डिबेट या ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया जाता है। इन सब के लिए आपको अंग्रेजी की किताबें व इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए ताकि वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास के सिलेबस में है, उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियोस मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊँगा, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है और भी एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए। पैराग्राफ 5 में गांधी जी लिखते हैं, We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। We notice यानी कि हम देखते हैं, हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं। That the mind is a restless bird. जो मन है, माइंड मीन्स मन, इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड मीन्स बेचैन पक्षी। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितने अधिक इसे मिलता है, द मोर इट गेट्स, जितनी अधिक इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। अनसेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतने ही ये बेलगाम होगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं से लिप्त होंगे उतने ही बेलगाम होगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे। इंडल्ज इन का मतलब लिप्त होना। पैशंस मीन्स जुनून या भावनाएं। द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड मीन्स बेलगाम, उतना ही अधिक ये बेलगाम होगा। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. इसलिए, therefore का अर्थ होता है इसलिए। Our ancestors यानी हमारे पूर्वजों ने, set a limit यानी कि एक सीमा निर्धारित की है, to our indulgence यानी कि हमारे भोग विलास के प्रति, हमारे भोग विलास के लिए एक सीमा निर्धारित किया है हमारे पूर्वजों ने। They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। They saw यानी उन्होंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। That happiness was, खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, was largely a mental condition, काफ़ी हद तक, largely का मतलब काफ़ी हद तक, a mental condition यानी कि मानसिक स्थिति है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके संपूर्ण कोर्स बुक का एक्सप्लेनेशन व लाइन बाय लाइन उसके हिंदी मीनिंग इस ई बुक में तैयार कर दिया है। इस ई बुक में आपके कोर्स बुक के पूरा कंटेंट व उसके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी हैं तथा वहीं पर उसके हिंदी भी दिया गया है, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आए तथा साथ ही उसका आंसर भी समझ आए व आसानी से याद कर सकें।
इससे आपको आसानी से अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी और आप कम समय में अंग्रेजी बोल सकेंगे तथा लिख सकेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया गया है और कितनी सफाई से उसका हिंदी सामने दिया गया है। इस ई बुक की सहायता से आप अपने घर बैठे अपने कोर्स बुक में दिए गए सभी कहानी को समझ सकते हैं और उसके सभी क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर सकते हैं। आपकी अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ग्रामर व वर्ड पावर वीक होने के कारण जो अंग्रेजी की फ्लुएंसी में रुकावट आपको आती होगी वे सब दूर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर भी अंग्रेजी व हिंदी मीडियम में तैयार किया गया है, जिससे आप आसानी से सभी प्रश्नों और उसके आंसर्स को याद कर सकें। इसके अलावा हर एक चैप्टर के कठिन वर्ड्स का लिस्ट भी आपको अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में मिलेंगे, यानी कि अपग्रेड एजुकेशन ने अब आपके लिए अंग्रेजी सीखना कर दिया है बहुत ही आसान, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हमारा वीडियो देखते रहें और अपनी जानकारी अपग्रेड करते रहें, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन हाँ, यदि आप इस ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये पे करके 99 रुपीज़ मात्र पे करके खरीद सकते हैं। यह बहुत थोड़ा सा चार्ज रखा गया है ताकि डॉक्यूमेंट को तैयार करने के जो खर्च आए हैं मात्र वे निकल सके। अगर प्रिंटेड फॉर्म में अपने एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 399 रुपये यानी 399 रुपीज़ पे करेंगे। यह मंगा सकते हैं अपने घर पर और घर बैठे अपनी स्टडी बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। इन सब के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9572121820 पर। यहाँ सभी क्लास के ई बुक तैयार होते हैं। छठा पैराग्राफ में गांधी जी ने लिखा है, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, यह जरूरी नहीं है कि आदमी खुश हो बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है। यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश होगा यदि वह अमीर है, गांधी जी का ये कहना है इस सेंटेंस में। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और दुखी होगा क्योंकि वह गरीब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह जरूरी नहीं है कि जो अमीर है वो खुश होगा, जो गरीब है वो दुखी होगा। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, जो धनी हैं प्रायः वह दुखी होते हैं। जो अमीर है, धनी है, वे दुखी होते हैं, और जो गरीब है वे सुखी होते हैं। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। द रिच आर ऑफ्टन सीन, प्रायः ये देखा गया है कि जो धनी हैं वो दुखी होते हैं, जो अमीर है, धनी है, वे दुखी होते हैं, और जो गरीब है वे सुखी। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। यह सब देखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस का मतलब हुआ यह सब देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने क्या किया, डिसवेडेड अस। डिसवेडेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिसवेड से डिसवेडेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड यानी कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वजों ने मना किया या रोका, किस चीज़ के लिए, तो फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी कि भोग विलास और आनंद से जो है हमें रोका। We have managed with the same kind of plow as existed thousands years ago. हम उसी तरह के हल के साथ व्यवस्थित किए हैं जो हल हजारों वर्ष पुराना, हजारों साल पहले के हैं। उसी हल के साथ व्यवस्थित किए हैं, हम उसी हल के साथ काम कर चुके हैं। प्लाउ का अर्थ होता है हल, PLOUGH, प्लाउ मीन्स हल। We have managed यानी कि हमने व्यवस्थित किया है
विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, उसी तरह के हल के साथ, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर्स एगो, जो सालों पुराना है, वर्षों पुराना है, हजारों साल पुराना है, उसी तरह उसी हथियार से हम लोग अभी भी इस्तेमाल करके और अपना सब कुछ व्यवस्थित किए हैं। We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. We have retained the same kind of cottages. हम उसी तरह की कुटिया या उसी तरह की झोपड़ी में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। हम उसी तरह की कुटिया या झोपड़ी में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। We had retained यानी कि रोके रखना, बरकरार रखना। रिटेन का अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव के बाद में V3, ये रिटेन V3 है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, उसी तरह की कुटिया या झोपड़ी, कॉटेज मतलब झोपड़ी होता है, कुटिया। दैट वी हैड, जो हमारे पास थी, इन फॉर्मर टाइम्स यानी कि पहले के समय में थी। हम उसी तरह की कुटिया या झोपड़ी में बरकरार है जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, हमारा जो स्वदेशी शिक्षा है, हमारी स्वदेशी शिक्षा क्या है, रिमेन्स द सेम एज बिफोर। रिमेन मतलब रहना यानी कि होना, रिमेन्स द सेम एज बिफोर यानी कि पहले की तरह ही है। हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। We have had no system of life corroding competition. We have had no system of life corroding competition. हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। We have had, यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, have उसके बाद जो had है ये V3 है। have का सेकेंड फॉर्म had और थर्ड फॉर्म भी had होता है। have के बाद तीसरा रूप है क्रिया का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। We have had मतलब हमारे पास नहीं थी। We have had no system. We have had no system of life corroding competition. हमारे पास जीवन भ्रष्ट, जीवन को भ्रष्ट करने वाली जो प्रतियोगिता होती है, जो जीवन को भ्रष्ट करती है, उस तरह की प्रतियोगिता की कोई प्रणाली हमारे पास नहीं है, उसका सिस्टम हमारे पास नहीं है। We have had no system of life corroding competition यानी कि जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता वाला, जो जीवन भ्रष्ट या भर्त्सना करने वाला जो प्रतियोगिता होता है, उस तरह के कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. सभी अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे रहे और एक निर्धारित मजदूरी लेते थे। इसका अर्थ होगा सभी अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे रहे और एक निर्धारित मजदूरी लेते थे। Each followed his own occupation or trade. अपने अपने व्यापार में, व्यवसाय में लगे रहे, वो फॉलो यानी अनुसरण करते थे यानी कि लगे रहे। एंड चार्ज्ड और रेगुलर वेज यानी कि निर्धारित मजदूरी लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था, यानी कि हमें मशीनरी का आविष्कार करना नहीं आता था, ऐसा नहीं था। बट यानी कि लेकिन या बल्कि आवर फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, माता पिता दादा परदादा इस तरह के फोर फादर्स होते हैं पूर्वज, न्यू दैट जानते थे। नो का दूसरा रूप है न्यू, KNEW न्यू, ये नो का दूसरा रूप है। बट आवर फोर फादर्स न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे। दैट यानी कि इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स, अगर हम
दिल लगाते हैं आफ्टर सच थिंग्स, इन सब चीज़ों में, यानी मशीनरी के आविष्कार वगैरह करने में अगर अपना दिल लगाते हैं तो गांधी जी ने लिखा है वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो हम उस चीज़ों के दास बन जाएंगे, उन सब चीज़ों के दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, और अपना चरित्र या नैतिक जो बनावट है उसको खो देंगे। वी वुड बिकम स्लेव्स यानी कि हम उसके दास बन जाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर यानी कि हम जो है अपने नैतिक बनावट को, अपने चरित्र को खो देंगे। लूज मतलब खोना। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. They therefore, इसलिए वे, therefore का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए वे या वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड दैट यह निर्णय लिया कि वी शुड ओनली डू, हमें वही करना चाहिए, हमें केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड, जो हम कर सकते हैं, विथ आवर हैंड्स एंड फीट यानी अपने हाथ और पैरों के बल पर। हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पर कर सकें। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा, past indefinite tense है, they saw, see का second form है, see verb है, उसका second form है saw। उन्होंने देखा या उन लोगों ने देखा that कि our real happiness and health, हमारी जो वास्तविक खुशी है और हमारी जो वास्तविक स्वास्थ्य है वो किस में है, कंसिस्टेड इन मतलब होता है में निहित होना या शामिल होना। कंसिस्टेड इन मतलब हमारे जो वास्तविक खुशी और वास्तविक जो स्वास्थ्य है वो किस में मौजूद है, अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, एक मतलब उचित प्रयोग, हमारे हाथ और पैरों के उचित प्रयोग में वास्तविक खुशी है। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में शामिल है। 7वें पैराग्राफ में गांधी जी ने लिखा है दे फर्दर रीजन्ड दैट, रीजन का मतलब होता है तर्क देना और सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे फर्दर रीजन्ड, उन्होंने आगे तर्क दिया, फर्दर मीन्स और या आगे, आगे भी उन्होंने कुछ तर्क दिया। Large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers. गांधी जी ने ये तर्क दिया, बड़े शहर प्रलोभन के जाल हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वे प्रलोभन के जाल हैं तथा अनुपयुक्त बोझ हैं, बेकार के बोझ हैं। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जिसमें लोग खुश नहीं रह सकेंगे, लोग खुश नहीं रह पाएंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि जहाँ चोरों और डकैतों के गिरोह होंगे। यानी कि बड़े शहर जो होंगे, जो बड़े शहर हैं प्रलोभन के जाल हैं, जो बड़े शहर हैं प्रलोभन के जाल हैं तथा अनुपयुक्त बोझ हैं, और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे कि जहाँ चोरों और डकैतों के गिरोह होंगे। इन्होंने ये तर्क दिया और आगे बताते हैं प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। ध्यान दीजिए प्रोस्टिट्यूशन, ध्यान दें प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति, एंड वाइस यानी कि बुराई, वेश्यावृत्ति और बुराई
फ्लोरिशिंग इन देम, उनमें पनपेगी। फ्लोरिश मतलब कि पनपना, फलना फूलना। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, जिसमें कि वेश्यावृत्ति और बुराइयां फलेगी फूलेगी या पनपेगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। यानी कि पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, गरीब लोग लूटे जाएंगे बाय रिच मैन, पैसिव वॉइस है, धनी लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। तो गांधी जी ने ये तर्क दिया और आगे बता रहे हैं, They were therefore satisfied with small villages. They were therefore satisfied with small villages. उन्होंने ये बताया कि इसलिए वे छोटे से गांव में संतुष्ट थे। गांधी जी ने ये तर्क दिया कि large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. इस तरह से तर्क देकर के गांधी जी ने बताया कि इसलिए वे लोग गांव में ही रहना पसंद करते हैं, छोटे गांव में रहकर ही वे संतुष्ट थे। 8वें पैराग्राफ में गांधी जी बताते हैं, They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. 8वें पैराग्राफ में गांधी जी बताते हैं, They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. उन लोगों ने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता या शिष्टाचार के तलवार के आगे बेकार है। इन्फेरियर मीन्स बेकार। इन्फेरियर कंपेरेटिव डिग्री में होता है, और इन्फेरियर के बाद, जैसे कि कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, लेकिन इन्फेरियर के बाद टू का प्रयोग होता है। इसी तरह से जूनियर, सुपीरियर, इन सब के बाद भी टू का प्रयोग होता है। तो इन्फीरियर टू ये कंपेरेटिव डिग्री में है। द स्वर्ड यानी कि तलवार, ऑफ एथिक्स, एथिक्स का अर्थ होता है शिष्टाचार या आचार विचार या नैतिकता कह सकते हैं। तो नैतिकता के जो तलवार है उनसे बेकार है। किसकी तलवार? तो राजाओं और उनकी तलवार। उन्होंने ये देखा कि राजाओं और उनकी तलवार जो है ना वो बेकार है। किस तरह के तलवार के आगे? तो नैतिकता के तलवार के आगे। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. और इसलिए वे धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा। And they therefore का अर्थ होता है इसलिए, held the sovereigns of the earth to be inferior, यानी कि held to be inferior का अर्थ होता है नीच समझना या घटिया समझना। held to be inferior यानी कि घटिया समझना या नीच समझना। किसको? सोवरेंस को, यानी कि सम्राट या राजा को, यानी कि जो राजा जो ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के जितने भी राजा हैं, जो सम्राट हैं, उन सबको नीच समझा, घटिया समझा। किसके आगे? ऋषियों और फकीरों के आगे। ऋषियों और फकीरों के आगे जो है राजा, जो धरती के राजा हैं या सम्राट हैं, उन सबको नीच समझा उन्होंने। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. आगे गांधी जी ने लिखा है, A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. कितनी अच्छी बात लिखा है गांधी जी ने। A nation यानी कि राष्ट्र या देश, with a constitution like this, इस तरह के संविधान के साथ,
जहाँ पर इस तरह के संविधान हो, उस तरह का जो देश, वह जो देश है इज़ फिटर यानी कि बेहतर है, अच्छा है, टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। टू टीच अदर्स यानी कि दूसरों को सिखाना, दूसरों को पढ़ाना यानी दूसरों को सिखाना, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स यानी कि दूसरों से सीखने के बजाय, दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाना, यह एक बेहतर है। मतलब गांधी जी ने ये लिखा है कि इस तरह के जो संविधान के साथ एक राष्ट्र है जो दूसरों को सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में सक्षम हो, वही बेहतर है। आगे गांधी जी ने लिखा है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर थे। द नेशन हैड कोर्ट्स यानी कि राष्ट्र को अदालत थी, राष्ट्र के पास अदालत थी। लॉयर्स यानी कि वकील थी, एंड डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर थे। बट दे वर ऑल विद इन लिमिट्स, लेकिन वे सभी लिमिट के अंदर थे यानी कि सीमा के अंदर थे। एवरीबडी न्यू दैट these professions were not particularly superior। हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। superior means श्रेष्ठ। Moreover, these वकील्स and वैद्स did not rob people। इसके अलावे ये वकील और डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे। रॉब मीन्स लूटना, रॉब से रॉबर बनता है डकैत, तो रॉब मीन्स लूटना, डकैती करना। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। वे लोगों पे आश्रित समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी। दे वर कंसिडर्ड वे माने जाते थे या समझे जाते थे। पीपल्स डिपेंडेंट्स यानी कि लोगों पर आश्रित। नॉट देयर मास्टर्स उनके मालिक नहीं, उनके स्वामी नहीं। मतलब लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। नॉट देयर मास्टर्स यानी कि उनके मालिक नहीं या स्वामी नहीं समझे जाते थे। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर यानी न्याय पर्याप्त रूप से निष्पक्ष था या अच्छा था। निष्पक्ष था या अच्छा था। फेयर मीन्स अच्छा। जस्टिस यानी न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय जो था टॉलरेबली फेयर यानी कि उचित रूप से या पर्याप्त रूप से अच्छा था या संतोषजनक था, ये कह सकते हैं। The ordinary rule was to avoid courts। The ordinary rule was to avoid courts। साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था। There were no touts to lure people into them। There were no touts to lure people into them। उनमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लुभाने का काम करते हैं। There were no touts कोई दलाल नहीं थे। This evil too was noticeable only in and around capitals। This evil too was noticeable only in and around capitals। यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों में और उनके आसपास दिखाई पड़ती थी। दिस एविल यह बुराई, टू भी, टू का मतलब भी, वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, मात्र जो बड़े राजधानियाँ हुआ करती थीं उसके आसपास दिखाई देते थे। राजधानियों में या उसके आसपास ये दिखाई पड़ती थी ये बुराइयाँ भी। Common people lived independently and followed their agricultural occupation। They enjoyed true home rule। The common people lived independently and followed their agricultural occupation। यानी कि जो कॉमन पीपल थे, यानी कि जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे,
लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो रहते थे, लिव्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिव्ड रहते थे, इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने जो कृषि संबंधी यानी एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन यानी कृषि संबंधी जो पेशा थे उनके, उसका अनुसरण करते थे यानी कि वे करते थे। दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल, दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल यानी कि वे घर की ज़िंदगी का सच्चा आनंद लेते थे। Well, thank you for watching this video. For further explanation, I'll bring some more videos for you, and if you want to get more educational videos on your topic, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you could get the notification soon after uploading the video. And don't forget to like and share because it gives me energy to create more such videos for you. If you have any query, do comment, keep updating your knowledge. Have a nice day and goodbye.